हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, आज मैं आपसे एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 का एग्जाम होना है उससे रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि सर अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस पर तो मैंने आपसे एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बना दिया, ठीक है, कि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। बट आप देखो ना कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा, वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो अब देखो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जो टाइम है ना सर, आपका 4 दिसंबर को पेपर होना है। अगर 4 दिसंबर को पेपर होना है तो अब से ऑलमोस्ट आपके पास केवल 1 महीना बच रहा है, ठीक है। अब 1 महीना बच रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि अगर आपको थोड़ा भी चांस लगता है कि आपका प्रीलिम सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है ना, तो अब आपको वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट का, क्योंकि देखो अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना, तो आप एक बार, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार, आपको यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ से बुक खोल लिए, ठीक है, बुक आपने ओपन करा, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है ना कि आप एक तरफ से शुरू से पूरी थ्योरी रिवाइज करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अब नहीं करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सब बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और मेरा जो फोकस है ना वो इस बात पे है कि सर आप ये बता दो ना कि सर न्यूमेरिकल वेटेज का चांसेस कितना है, कितने क्वेश्चंस के ज्यादा चांस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के, और न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। क्योंकि देखो स्टूडेंट का क्या कहना है ना कि सर अभी हमने क्या करा, अभी हमने काफी दिनों से बस केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एसएससी जेई में आज से पहले पूछे गए। क्योंकि देखो अभी आपका जो पेपर हुआ है ना, आपके पास अभी आपने एसएससी जेई का प्रीलिम्स वाला एग्जाम दिया होगा, उसके साथ ही साथ आपने डीडी जेई का एग्जाम दिया होगा। तो अभी आपका जो प्रैक्टिस है ना, काफी दिनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी छूटी पड़ी है, ठीक है। तो आपको एक ही मंथ के अंदर में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको अपनी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ाना है, ये सारी बातें, टाइम मैनेजमेंट भी, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे में आपसे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है लास्ट मंथ में। और अब आपके पास एक ही मंथ बचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसी बातों पर आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो और मैं स्पेसिफिक सिविल की बात करूंगा कि सिविल में जो सब्जेक्ट है, सिविल के सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों की प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है, किस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आप इस बात को समझो कि बात यह है कि सर सीबीटी 1 अभी आपने सीबीटी 1 दे लिया, ठीक है। तो उसमें जितने इजी क्वेश्चन थे, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने थे, वो पूछ चुके हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है ना कि सीबीटी 1 के लिए हमेशा से यही रहा है कि सर बीएमसी का वेटेज ज्यादा रहता है, एस्टिमेशन का वेटेज ज्यादा रहता है, सर्वे का वेटेज ज्यादा रहता है। यानी कि आप देखोगे ना तो ओवरऑल ऐसे सब्जेक्टों का, ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहता है जिसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप देखो ना कि सर इस बार जो सीबीटी 1 भी हुआ था उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ना तो 80% वेटेज आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ही था। तो सीबीटी 1 तक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ठीक था, और ऐसे सब्जेक्ट जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब अगर मेरा मानना है कि अगर आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अब ऐसे क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ जाएगा जिनका वेटेज सीबीटी 1 में कम था, ठीक है। कम यानी कम बोलने का मतलब है कि मैं ऐसे टॉपिक रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ जिसका वेटेज काफी ज्यादा था, जैसे बीएमसीयू का एस्टिमेशन हो गया। तो मेरा मानना है कि अगर आप सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो वो क्या करेगा ना, वो इस बार बीएमसी और एस्टिमेशन का वेटेज थोड़ा कम रखेगा। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि सीबीटी 1 में उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। तो अब अगर मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर सिविल में बनने होंगे, ठीक है, तो सिविल में जो पहला टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, वह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ठीक है। अगर आपको क्या करना होगा, अगर आप सिविल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें भी अगर मोर स्पेसिफिक मैं बात करूं, ठीक है, तो टॉपिक अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, अगर मैं कुछ टॉपिक की बात करूं, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, आपको एसएफडी बीएमडी, आपको डिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, ऐसे टॉपिक में जो क्वेश्चन आएंगे ना,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से समझो कि किसका वेटेज ज्यादा होने का चांस है। तो जो मुझे लगता है उसका कि पहले अगर आप देखोगे सिविल की बात मैं करूं तो सिविल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद अगर मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना सर, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होता है जिसमें सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज कम पूछा जाए, ठीक है। आप गेट उठा के देख लो, 100 क्वेश्चन में 15 मार्क्स ओनली सॉइल से, ठीक है। आप ESC का पेपर उठा के देख लो, वहां पे भी सॉइल का एक अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको। तो आप अगर किसी भी एग्जाम में फोकस करोगे ना, किसी भी एग्जाम को अगर उठा के देखोगे तो उसमें आपको सॉइल का वेटेज काफी ज्यादा मिलता है। तो इवन मैं बताऊं ना तो सॉइल का वेटेज आपको सोम से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉइल का वेटेज आपको सोम से भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो सॉइल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सॉइल में सॉइल प्लस फाउंडेशन में दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। सॉइल प्लस फाउंडेशन में दोनों की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपको इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉइल के बाद जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं और क्या टॉपिक हो सकता है आपके पास सॉइल के बाद, आप देखो FM से फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए FM के बाद इन्वायरमेंट की, ठीक है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आप देख लो एक क्वेश्चन अब आ जाओ किसमें, ये तो हो गया किसका, ये हो गया अपना पार्ट 2 की बात करूं। पार्ट 2 में ये 3 टॉपिक है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। इन टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा बनेंगे। उसके बाद एक टॉपिक अगर और मैं मान लूं पार्ट 2 से, तो पार्ट 2 में एक टॉपिक और ऐड कर लो हाईवे से, ठीक है। हाईवे से सर ज्यादा क्वेश्चन तो बनने के चांसेस नहीं बनेंगे, बट एक बात समझो, हाईवे से ज्यादा नहीं, लेकिन हाईवे में इसलिए बोल रहा हूं ना कि हाईवे आपको पहले इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखो हाईवे से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखोगे हाईवे में बस एक ही चैप्टर आपके पास निकल के आता है। आप अगर ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिया और एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिया हाईवे में, तो आपका हाईवे वाला पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखो 2 काम आपको ये करना है। पहले आप ये समझो किन टॉपिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। दूसरी बात ये निकल के आती है ना कि सर आपको क्या सीक्वेंस रखना चाहिए। देखो एक सीक्वेंस होता है कि सर एक तो आपको जो सब्जेक्ट आपको सिंपल लगता है, ठीक है, जो आपने जिसकी पढ़ाई अपने पहले से काफी अच्छे ढंग से कर रखी है, तो आप ये ट्राई करो कि उन सब्जेक्ट को पहले कवर कर दो, ठीक है। अगर आपने कुछ भी पहले से नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक बार एक फ्लो चार्ट में आपको बना दूंगा कि आप इस सीक्वेंस में अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, अब वो टाइम है बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि अब 1 महीने बचे हैं ना, 1 महीने में अगर 1 मंथ में सिंगल 1 ही मंथ आपके पास बचा है, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप पूरा एक तरह से पढ़ने बैठ जाओगे। तो मैं बता रहा हूं कि सर अगर उसके बाद 5वें बाद आप 6ठे देख लो RCC में, ठीक है। अब RCC में केवल आपको पढ़ना है क्या, LSM पढ़ना है। आप LSM पढ़ो, WSM में थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम कम लग रहा है तो आप LSM वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो। WSM थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर आपका पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर सकते हो WSM वाले पे। अदरवाइज RCC में LSM आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब RCC के बाद एक और चैप्टर है फिर जो कि पार्ट 1 से मैं बोलूँ स्टील का, ठीक है। स्टील में भी आपको ज्यादा फोकस करना है कनेक्शन वाले पार्ट में, जो ठीक है पहला चैप्टर है कनेक्शन से। तो यहां से इस टॉपिक के देखो अगर मैं बात करूं सर मैंने सॉइल में क्यों नहीं लिखा, सॉइल और फाउंडेशन में, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक, क्योंकि देखो इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वाला, ठीक है, जो पहला टॉपिक है उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे भी, पहले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। आपको पहला टॉपिक ढंग से रिवाइज करना है। उसके बाद यहाँ पे तो देखो कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, सॉइल मैकेनिक्स में सारे टॉपिक आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हाइड्रोलिक मशीन देख लो, HM देख लो, और OCF में, OCF वाले पार्ट पे आप जरूर फोकस करना, क्योंकि OCF वाला पार्ट क्या है, थोड़ा OCF वाला पार्ट क्या बाकी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा भी है, ठीक है, सिंपल भी बोल सकते हो। तो आप OCF वाले पार्ट से ज्यादा वेटेज, ठीक है, मैं बोलूंगा OCF वाला पार्ट आप अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि OCF वाले पार्ट से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और मेरा मानना कि OCF क्या है, HM से और फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा सा आप इजी बोल सकते हो। बाकी FM में आप फ्लो थ्रू पाइप हो गया, बाकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला जो पहला टॉपिक हो गया उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फोर्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो FM में भी ऑलमोस्ट बोल सकते हो सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। बट एक बात बोल देख लो कि FM में फ्लो थ्रू पाइप हो गया, बाकी आप देखो तो एक लामिनार फ्लो हो गया, ठीक है,
बाकी पहला टॉपिक देखो, पहले टॉपिक से क्वेश्चन हर जगह बन सकते हैं, ठीक है, चाहे आप वो प्री का एग्जाम दो, चाहे वो मेंस का एग्जाम दो, जो पहला टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला टॉपिक से क्वेश्चन बनने की चांस यहाँ पे भी रहेगा हमेशा की तरह। फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में आपको दोनों पार्ट कवर करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में आपको दोनों पार्ट कवर करना पड़ेगा, दोनों जगह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक को वेटेज ज्यादा देना है, रेदर देन आप बीएमसी पढ़ रहे हो, एस्टिमेशन पढ़ रहे हो, इनको आप थोड़ा सा वेटेज कम दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरी बात सर, प्रैक्टिस करनी का ये तो बात हो गया कि हाँ इन टॉपिक को आपको, ये मैंने सात टॉपिक, टोटल कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 2 इधर हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो एक टॉपिक और, मैं इसलिए बोला उस टॉपिक को क्योंकि वहां से क्या है ना, सिंपल टॉपिक है, बस एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी बोल दो, ठीक है। अच्छा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ना एक ही टॉपिक पढ़ना है कि सर पहले आप एक काम करो ना सर, इरिगेशन का जो एक टॉपिक है पहला वाला, ठीक है, इरिगेशन का जो एक टॉपिक है, ठीक है, और हाइड्रोलॉजी का हाइड्रोग्राफ वाला जो टॉपिक है, कौन सा, हाइड्रोग्राफ वाला, इरिगेशन में आप जो पहला टॉपिक पढ़ते हो एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है, बाकी डेप्थ ऑफ द वाटर जो निकालते हो पहले टॉपिक में, वो सारे कैलकुलेशन जो आपको इरिगेशन में मिलेंगे, आपको वो एक पहला टॉपिक करना है इरिगेशन में, और हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ वाला टॉपिक आपको करना है, ठीक है। मैं इसलिए पहला टॉपिक बोल रहा हूँ, केवल एक ही टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप इतने को कवर कर लो, ठीक है, आप इन टॉपिक को एक बार पढ़ो, ठीक है, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि एक ही मंथ है, मेरा मानना है कि अब आपके पास टाइम बचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर इरिगेशन में उसके आगे वाले चैप्टर कवर करो, हाइड्रोलॉजी में उसके आगे वाले चैप्टर को कवर करो। बट पहले आपको ये करना है नहीं सर, अगर आप हाइड्रोलॉजी पढ़ना है तो पहले हाइड्रोग्राफ पढ़ के छोड़ दो, इरिगेशन पढ़ना है तो इरिगेशन में जो पहला वाला टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन से क्वेश्चन बन गया, डेप्थ ऑफ वाटर से, ठीक है, ये जो टॉपिक है पहला वाला टॉपिक, वहां से आप क्वेश्चन कवर करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा ना, फिर हम वापस आके प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम वापस आके प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन पहले अटेम्प्ट हम ये करेंगे कि इतने टॉपिक कम से कम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या होगा, ताकि ये हो जाएगा ना, ताकि अपन जब एग्जाम के लास्ट टाइम में 20 नवंबर के बाद, अगर मान लो 20 नवंबर के बाद आपको ये हो जाएगा ना कि आप इन टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखा, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ सारी बातों को एक साथ रिटेन कर पाना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप इन टॉपिक को ढंग से पढ़ो, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ताकि क्या हो जाएगा, ताकि जब 20 नवंबर पार हो जाएगा आपका ना, उसके बाद आप क्या करो, इन टॉपिक की प्रैक्टिस एक मिक्स प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। और वो प्रैक्टिस करनी कहाँ से, देखो अभी के लिए आप क्या करो, अभी के लिए आपको जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो कहाँ से करना, ESC के क्वेश्चन लगाने हैं, ESC PYQ लगाने, ठीक है। देखो ये बोलना काफी आसान है कि ESC का PYQ आप लगा ले जाओ, ये बोलना काफी सिंपल है, ठीक है। बट ESC का जब PYQ आप लगाने जाओगे ना, वो इतना सिंपल टास्क नहीं कि आप 1 महीने 20 दिन में ESC का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लगा ले जाओ, ये इतना सिंपल टास्क नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये बोल जरूर रहा हूँ कि ESC का PYQ लगाना है, बट ये नहीं करना है कि आपको सारे क्वेश्चन एक तरफ से लगाने, ठीक है। अगर आपने कभी इसके पहले ESC के PYQ लगाए होंगे तो उसमें आपने कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखे होंगे, आप वहां से उन क्वेश्चन को लगा लो। बाकी अगर आप पहली बार भी लगा रहे हो ना, तो आप एक बार क्वेश्चंस को रीड करो, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का ट्राई करो। उसके बाद क्या करो ना, उसके बाद ये करो कि अगर आपको, देखो सबसे पहले बात, आपको कितने साल का, आप अभी ना ESC के कम से कम, तो ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, कितना 5 से 7 साल, ठीक है, 5 से 7 साल के क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे, ठीक है। अब उससे ज्यादा अगर आपने पहले से लगा रखा है, ठीक है, तो आप 10 तक भी लगा सकते हो, ठीक है, 10 ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले से नहीं लगा रखा है ना, तो आपसे 5 से 7 बार भी, अगर 5 से 7 साल का भी पेपर अगर आप लगाते हो ना, तो भी ये कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 5 से 7 साल का क्वेश्चन का मतलब हो गया 500 से 700 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। देखो वो क्या है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर एक बार जब आप अपनी स्टडी कर, जब एक बार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे यहाँ पे इन क्वेश्चनों की, आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है, तो PYQ के लिए क्या करो, एक बार तो आपको कम से कम आप 10 साल के क्वेश्चन तो लगा ले जाओ, ठीक है। और ट्राई ये करना ना, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं, किसी क्वेश्चन में रुकना नहीं, करना ये है कि जो बहुत, अगर आपको लगता है बहुत लेंदी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, या बहुत ही टफ क्वेश्चन, आपने उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा रखा कभी, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप करके या मार्क करके रखो, जिसको हम लास्ट में वापस से रिवाइज कर लेंगे, वापस से पढ़ लेंगे। अभी के लिए क्या करना, अभी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि सर एक तो बात हो गया मैं ESC के सारे क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बट उसमें भी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है,
इन बातों के लिए क्या करना होगा, आपको एक और काम करना पड़ेगा कि या फिर आपने जितने क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, आप जितने क्वेश्चन लगा लिए, जो भी सब्जेक्ट आपने जो भी टॉपिक कवर कर लिया, क्या फिर उनके क्वेश्चन आपसे बन पा रहे कि नहीं, उसके लिए आपको यह करना है कि आपको मॉक देने हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम से पहले आपको मॉक तो दे के ही जाना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम भी देने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको एक काम करना होगा कि एग्जाम से पहले आपको मॉक लगाने होंगे, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया सर, इसके लिए सिंपल एक काम करना है कि आप प्रैक्टिस मॉक के साइट पे जाओ, ठीक है। आप प्रैक्टिस मॉक के साइट पे जाना, सिंपल काम ये करना, ठीक है। यहाँ पे आपको एसएससी जेईई का जो CBT 2 का पेपर है, ठीक है, आप देखोगे ना यहाँ पे CBT 2 के लिए हमने आपके लिए ऑलमोस्ट मुझे लगता है, हाँ, आप यहाँ पे आपके लिए 5 मॉक, ठीक है, आपके लिए 5 मॉक बनाए गए, ठीक है। आप इन 5 मॉक को दे लेना, ठीक है। इससे आपसे क्या हो जाएगा, इससे आपके कुछ नए क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपको ये आपने जो पूरा पढ़ा रखा है ना, इन सारे क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। ताकि क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है, या फिर आप क्या चीजें पढ़ के रखते हो या क्या चीजें आपसे भूल रही है, ताकि आप उसका फिर से रिवीजन कर पाओ। तो ये सारे काम आपको करना है। 2 काम आपको करना है बेसिकली, एक तो ESC का PYQ लगाना है, दूसरा आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये 2 का काम करना है आपको CBT 2 में एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो दोस्तों लगे रहिए। अब आप वेट मत करिए, CBT 1 के रिजल्ट का वेट मत करिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप कट ऑफ के आसपास आने वाले हो, ठीक है, आप सिविल में 100 नंबर 105 नंबर से ऊपर हो, आप अपनी तैयारी शुरू कर लो। एक बार देखा जाएगा जब कट ऑफ आ जाएगा, जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे एग्जाम क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या आने वाला है। बट अभी के लिए आप 100 से ऊपर हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो प्रिपरेशन आपका कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन।